हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए फिर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 53rd लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, मैंने बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के। तो हमने देखा था दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करंट अकाउंट डिटेल में पढ़ाया था, करंट अकाउंट के कौन से कंपोनेंट है, कौन से प्रिंसिपल आइटम्स है करंट अकाउंट के, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे लेक्चर 53 में। लेक्चर 53 में हम आज पढ़ेंगे सेकंड कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। सेकंड कंपोनेंट क्या था, कैपिटल अकाउंट। तो हम समझेंगे कैपिटल अकाउंट क्या है, ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल आइटम्स हैं कैपिटल अकाउंट के, या जिसको कंपोनेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का ओवरऑल बैलेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ठीक। और लास्ट में मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये वर्ड भी बहुत यूज होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो ये क्या होता है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम डिटेल में लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और प्लीज अगर लेक्चर यूजफुल लगा करे तो वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी मत किया करिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि जो लास्ट लेक्चर है वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ठीक है। और ये जो लेक्चर्स है इनको सीक्वेंस में देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो स्क्रीन पे आपको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं ऑलरेडी आज की तारीख यानी जनवरी 2022 तक, आज की तारीख तक ये सारे सब्जेक्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप 2-3 महीने बाद देख रहे हैं या अगले साल देख रहे हैं तो इसमें कुछ सब्जेक्ट और ऐड हो चुके होंगे, बट आज की तारीख तक मैं ये सारे सब्जेक्ट अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ, मोर देन 300 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ। तो मेरा बस यही कहना है कि इन वीडियोस का फायदा उठाइए, इनसे पढ़िए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो याद है ना, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या है। तो कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का कंपोनेंट है, ठीक है। चलिए एक बार बैलेंस ऑफ पेमेंट बता देती हूँ क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक समरी स्टेटमेंट है, ठीक है, ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी एक कंट्री का, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, किसी एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस स्टेटमेंट, उसका समरी स्टेटमेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्योंकि देखिए इन ट्रांजेक्शन से क्या होगा, इन ट्रांजेक्शन से या तो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आएगा या फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, या तो फॉरेन करेंसी आएगी या फॉरेन करेंसी जाएगी, ठीक है। तो उसी की बेसिकली समरी स्टेटमेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक। और ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये किसके होते हैं? ये इंडिविजुअल के भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, फर्म के भी ट्रांजैक्शन होते हैं और गवर्नमेंट के भी ट्रांजैक्शन होते हैं। तो बेसिकली पूरी कंट्री के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। इससे आइडिया लगता है कि कितना इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, तो नेट में कितना इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ उसका आइडिया लगता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से, ठीक। तो इसके दो कंपोनेंट थे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आज हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स of such transaction which causes an impact on the asset and liability of a country। यानी वो ट्रांजेक्शन्स
कैपिटल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजैक्शंस जिनसे कंट्री के एसेट और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़े। एसेट या तो बढ़े या कम हो, लायबिलिटी बढ़े या कम हो, ठीक है, एसेट एंड लायबिलिटी में चेंज आए, एसेट एंड लायबिलिटी पे इम्पैक्ट हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और कैपिटल ऐसे ट्रांजेक्शन से जो भी रिसिप्ट हो रहा है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है या फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है, वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। ठीक, ये बात समझ में आई। और कैपिटल अकाउंट का एक और अगला फीचर है कि कैपिटल अकाउंट लीड्स टू फ्यूचर क्लेम। कैपिटल अकाउंट से इट लीड्स टू फ्यूचर क्लेम, जबकि आपने पढ़ा था जो करंट अकाउंट के बारे में जब मैंने पढ़ाया था, तो इट डज नॉट राइज फ्यूचर क्लेम। करंट अकाउंट क्या होता था? वो फ्यूचर क्लेम नहीं बढ़ाता था, जबकि कैपिटल अकाउंट जो होता है इट्स लीड्स टू फ्यूचर क्लेम। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस कह लीजिए, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कैपिटल अकाउंट के। इवन कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाए ना, तो आप पहला डिफरेंस तो इनके बीच में ये जो एसेट एंड लायबिलिटी वाला जो डिफरेंस है, इनके डिफिनीशन वो लिख सकते हैं। दूसरा ये जो फ्यूचर क्लेम का डिफरेंस है ये लिख सकते हैं। और तीसरा इनके जो कंपोनेंट है, मैंने 3 कंपोनेंट बताए थे ना, करंट अकाउंट के 3 कंपोनेंट और कैपिटल अकाउंट के अभी मैं 2 कंपोनेंट बताऊंगी। तो तीसरा डिफरेंस आप इनके बीच में कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, अकाउंट्स पढ़ा था हमने अकाउंटेंसी का पूरा 11 12 बीबीए बीकॉम की पूरी अकाउंटेंसी में अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। तो वहां पे जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट होता था ना, उसको इससे रिलेट एकदम मत करिएगा। ठीक है, मत रिलेट करिएगा, ये इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का डिफरेंट मीनिंग है। वो अकाउंटेंसी थी, वहां पे जो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट पढ़ाया था वो अलग था। ठीक है, तो उससे इसको मत रिलेट करिएगा। तो आपको कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया होगा, आई होप। अब एक चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आपने कैपिटल गुड्स पढ़ा था, जब मैंने अकाउंटेंसी पढ़ाई थी तो वहां पे कैपिटल गुड की भी बात की थी। कैपिटल गुड मतलब मशीनरी वगैरह जो है, प्लांट मशीनरी, वो सब कैपिटल गुड। ठीक है, तो ऐसा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है नाम देख करके। कैपिटल अकाउंट है यानी कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का कैपिटल गुड से कोई लेना देना नहीं है। एक बार फिर से बोल रही हूँ, कैपिटल अकाउंट का कैपिटल गुड से कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल गुड क्या होता है? प्लांट मशीनरी, ये सब कैपिटल गुड है। तो ऐसा मत समझिएगा कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है कैपिटल गुड का, वो हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, नहीं। कैपिटल अकाउंट यानी वो ट्रांजेक्शन इस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जिनसे कंट्री के एसेट एंड लायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़े, एसेट लायबिलिटी बढ़े या कम हो, ठीक है, तो उनको हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एंड दैट लीड टू फ्यूचर क्लेम, जिससे फ्यूचर क्लेम में चेंज आए, फ्यूचर क्लेम बढ़े, उसको हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, अब अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कंपोनेंट कहिए चाहे प्रिंसिपल आइटम कहिए, कि कैपिटल अकाउंट के प्रिंसिपल आइटम क्या हैं, तो 2 मेन प्रिंसिपल आइटम है। पहला है बोरोइंग, दूसरा क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पहला क्या है? बोरोइंग, दूसरा क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बोरोइंग एक इंपॉर्टेंट आइटम है कैपिटल अकाउंट का, जो हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। बोरोइंग, इसमें पहला है बोरोइंग फ्रॉम द, अब बोरोइंग 2 तरीके से हो सकती है, उधार लेना, उधार देना। ठीक है, बोरो मतलब उधार, ठीक है, उधार दिया भी जा सकता है, उधार लिया भी जा सकता है। अगर कंट्री बोरो करती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, इंडिया हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, तो अगर इंडिया की बात करूं, अगर इंडिया बोरो करती है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या है? आर लाइबिलिटी टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड विल इंक्रीज, हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो देखा आपने, लाइबिलिटी में चेंज आया, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, तो ये कैपिटल अकाउंट का आइटम है। ठीक है, और अगर इंडिया ने लेंडिंग की टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी किसी कंट्री को मतलब उधार दिया, लेंड दिया, ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज एन एसेट। ठीक है, तो ये क्या है? एसेट और लाइबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये कैपिटल आइटम है। ठीक, ऐसे ही जो दूसरा है दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अब 2 चीजें आती है, एक आता है एफआईआई और एक आता है एफडीआई, यहाँ पे आई भी होगा, एफडीआई। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये 2 तरीके से आ सकता है, एक एफआईआई के थ्रू, एक एफडीआई के थ्रू। एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफआईआई क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दिस इज एफआईआई। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है वो इन 2 फॉर्म में आ सकता है।
FII पहले समझते हैं। FIIs एक होता है FIIs और एक होता है DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो यहाँ पे जो फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आए उसको कहते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ऐसे ही अगर डोमेस्टिक इंडिया के लोग इन्वेस्टमेंट करें तो वो DII होता है। ये क्या है? FII। ठीक है, FII होता क्या है? अगर फॉरेन कंट्री से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर इन्वेस्टमेंट आए हमारी डोमेस्टिक कंपनीज में, हमारी इंडिया की जो कंपनीज हैं, ठीक है, हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उनके शेयर्स, उनके बॉन्ड्स अगर परचेज करे बाहर की कंट्री के लोग, बाहर की कंट्री की कंपनीज अगर परचेज करें, तो वो क्या होता है? FII। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अगर हमारी डोमेस्टिक कंपनी के जो भी शेयर्स हैं, जो भी बॉन्ड है, अगर इट इज परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी अगर फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंट्रीज अगर हमारी कंपनी के शेयर खरीदती है, डोमेस्टिक कंपनी के शेयर खरीदती है, तो होता है FII। ठीक। FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये भी एक इन्वेस्टमेंट है इन फर्म फॉर कंट्रोलिंग द ओनरशिप एंड बिजनेस। FDI देखिए नाम क्या है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए शेयर खरीदना, किसी कंपनी के शेयर खरीदना, ये तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। FDI क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी किसी कंपनी की ओनरशिप ही खरीदना, ठीक है, जिससे डायरेक्ट कंट्रोल हो सके कंपनी पे, तो दैट इज FDI। जब फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज हैं वो इंडिया की कंपनी के ओनरशिप खरीदें, ठीक है, इंटरेस्ट खरीदें, ओनरशिप खरीदें, ताकि वो उसे डायरेक्ट कंट्रोल कर सके, तो उसे कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इससे क्या होता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यानी डायरेक्टली आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, डायरेक्ट कंट्रोलिंग कर पा रहे हैं, तो दिस इज FDI। ठीक, तो ये दोनों क्या है? कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट हैं। पहला क्या है? बोरोइंग, दूसरा क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग में दो चीज आ सकती है, बाहर किसी कंट्री को बोरो, उधार देना, या मतलब उधार देना यानी लेंडिंग करना, या बोरोइंग करना, दोनों चीज आ सकती है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में FIIs एंड FDI आता है। ठीक, अब ये स्लाइड मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाई थी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में मैंने बताया था क्रेडिट साइड है, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं जितने भी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा वो क्या होता है? क्रेडिट आइटम। और जो भी आउटफ्लो होता है फॉरेन करेंसी का वो होता है डेबिट आइटम। ठीक, तो ये जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको ये बोरोइंग जो कंपोनेंट बताया था, ठीक है, तो इसको बताइए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? तो अगर कैपिटल रिसिप्ट हो रही है, ठीक है, अगर हम बोरो कर रहे हैं फ्रॉम अब्रॉड से, अगर इंडिया बोरो कर रहा है फ्रॉम अब्रॉड से, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी बोरो कर रही है फ्रॉम अब्रॉड से, तो वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। यहाँ पे इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, तो वो क्या है? क्रेडिट आइटम। ठीक, और अगर लेंडिंग टू अब्रॉड हो रही है, बाहर लेंड किया जा रहा है, ठीक है, इससे एसेट बढ़ रहा है इकोनॉमी का, तो ये क्या है? कैपिटल पेमेंट है, और इसको क्या कंसीडर करते हैं? डेबिट आइटम। ठीक है, क्योंकि इससे आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है ना, बाहर करेंसी जा रही है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट था, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था। अब जरा हम बात करते हैं ओवरऑल बैलेंस की। ओवरऑल बैलेंस, तो ये ओवरऑल बैलेंस क्या होता है? तो इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में ओवरऑल बैलेंस कैसे एस्टिमेट किया जाता है? कैसे एस्टिमेट किया जाता है? सम किया जाता है करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड एरर, या कोई ओमिशन अगर है, कोई एरर या ओमिशन है, तो उसको सम किया जाता है। तो इन तीनों आइटम को जब आप सम करते हैं, यू गेट द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, इसका ओवरऑल बैलेंस कैसे निकलता है? करंट अकाउंट का जो बैलेंस आया है, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया है, प्लस कुछ अगर एरर या ओमिशन है, इन सबको सम करिए, तो आपका आ जाता है ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ठीक है, और ये जो एरर एंड ओमिशन है, ये क्या है? ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसके लिए होता है एरर एंड ओमिशन। ठीक है, तो इन तीनों को सम करेंगे तो आपका आ जाएगा ओवरऑल बैलेंस। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने आपको हमने ये स्लाइड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाई थी, कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा ये करंट अकाउंट बताया, करंट अकाउंट के कंपोनेंट बताए। फिर आज के लेक्चर में हमने कैपिटल अकाउंट पढ़ा, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट पढ़े। कंपोनेंट मतलब प्रिंसिपल आइटम्स हमने इसके पढ़े। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट मैं आपको अलग से बताऊंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो केसेस बनते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से रिलेटेड।
ये क्या होता है चलिए बताते हैं। तो ये जो ओवरऑल बैलेंस अभी जो हमने निकाला ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का ओवरऑल बैलेंस, ये बेसिकली कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, ये रिफ्लेक्ट होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक। तो ये जो भी ओवरऑल बैलेंस आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का, ये अल्टीमेटली कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। कंट्री के सेंट्रल बैंक जो होता है उसके ऑफिशियल रिजर्व में ये बैलेंस शो होता है। क्यों क्यों शो होता है, बिकॉज जो सेंट्रल बैंक होता है वही अल्टीमेटली क्या होता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेन एक्सचेंज, FOR और EX, ये बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज, ये है इसका शॉर्ट फॉर्म है फॉरेक्स। तो बेसिकली किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया का आरबीआई है, तो वो कस्टोडियन होता है, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो किसकी कस्टडी में रहता है, वो किसका, कौन उसका टेक केयर करता है, तो उसका टेक केयर करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई बेसिकली कस्टोडियन होता है फॉरेक्स रिजर्व का। जितने भी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो आरबीआई के थ्रू ही रूटेड होते हैं, वो आरबीआई के थ्रू ही जाते हैं। इसीलिए जो ओवरऑल बैलेंस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का, वो अल्टीमेटली कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ आरबीआई। ठीक। और अगर ओवरऑल बैलेंस, जो ओवरऑल बैलेंस हमने निकाला था बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो आरबीआई का ऑफिशियल रिजर्व है दैट इज इंक्रीज, वो बढ़ गया है। और अगर ओवरऑल बैलेंस अगर निगेटिव आ रहा है, यानी ऑफिशियल रिजर्व जो है बैलेंस ऑफ ऑफिशियल रिजर्व किसका बताइए, ऑफिशियल रिजर्व ऑफ आरबीआई इज डिक्रीज, वो घट गया है। ठीक है, तो दिस इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब सवाल ये आता है, ये जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको प्रेजेंट दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, कभी कभार इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है केस 1 के तरह, और कभी कभार इसको केस 2 की तरह प्रेजेंट किया जाता है। मैं आपको दोनों ही केसेस बता रही हूँ। ठीक है, तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, पहला तरीका क्या है इसको प्रेजेंट करने का, कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को शो किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमने कैपिटल अकाउंट पढ़ा था ना, तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कभी कभार शो किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के पार्ट की तरह इसको शो किया जाता है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो होता है ना दैट इज ऑलवेज बैलेंस, वो हमेशा बैलेंस आएगा। अगर, फिर से बोल रही हूँ, अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को शो किया जाए एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के पार्ट की तरह शो किया जाए, तो उस केस में बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हमेशा बैलेंस आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या काम करेगा, वो काम करेगा बैलेंसिंग का, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को बैलेंस करने का काम करेगा। तो उस केस में करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जब आप ऐड करेंगे ना, तो वो हमेशा जीरो आएगा। ये बहुत खास बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खास बात है कि जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को शो किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के पार्ट की तरह शो किया जाता है, तो उस केस में जो बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, दिस इज ऑलवेज बैलेंस, वो हमेशा बैलेंस रहता है। और उस केस में जो कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट का जो सम होगा, जो बैलेंस होगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एंड करंट अकाउंट का बैलेंस, ये हमेशा क्या आएगा, जीरो। ठीक, ये खास बात थी। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस है कि इट इज नॉट शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी ये कैपिटल अकाउंट के पार्ट की तरह न शो किया जाए, इसको एक सेपरेटली इसको प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर इसे सेपरेटली प्रेजेंट करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का जो बैलेंस, जब हम इनको सम करेंगे ना, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आएगा वो या तो सरप्लस आएगा या डिफिसिट आएगा। ठीक, ये बात समझ में आई। जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हम सेपरेटली प्रेजेंट करेंगे, हम इसको एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट नहीं शो करेंगे, सेपरेटली प्रेजेंट करेंगे, तो उस केस में जब हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और करंट अकाउंट के बैलेंस को जब सम करेंगे ना, तो जो हमारा बीओपी आएगा ना, वो या तो सरप्लस आएगा या डिफिसिट आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, इट विल नॉट बी जीरो, वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, जबकि अगर एज अ पार्ट शो करेंगे तो वो उसका सम हमेशा जीरो आता है। ये एमसीक्यू में भी ये क्वेरी बहुत पूछी जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसको पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। लॉजिक क्लियर है तो इसका मतलब आपसे कैसे भी इस चीज को घुमा के पूछ लें, यू कैन आंसर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अब चलिए लास्ट में आपको बता देती हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो मैंने बताया था, इस लेक्चर में ही बताया, लास्ट लेक्चर में तो डिटेल में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट,
जो विजिबल आइटम यानी जो मर्केंडाइज है, ठीक है। विजिबल आइटम यानी वो आइटम, बेसिकली गुड्स कह लीजिए, गुड्स। हमने बताया था ना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की जब हम बात करते हैं ना, तो केवल गुड्स की बात करते हैं, केवल हम विजिबल आइटम की बात करते हैं, हम इनविजिबल आइटम या सर्विसेज की बात नहीं करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में, ठीक है। विजिबल आइटम इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो दे आर विजिबल, उनको आप देख सकते हैं, वो टेंजिबल होते हैं, ठीक है। जबकि इनविजिबल आइटम यानी सर्विसेज, जब वो बॉर्डर क्रॉस करती हैं तो क्या आप उन्हें देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो सर्विसेज को कहा जाता है इनविजिबल आइटम। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है, चलिए पहला डिफरेंस देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो ये तो कई बार बता चुकी हूँ कि एक समरी स्टेटमेंट है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी समरी होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ये डिफरेंस है बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट, ठीक है। विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट के बीच में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। गुड्स, केवल गुड्स का, सर्विसेज इंक्लूड नहीं की जाती हैं इसमें, ठीक है। दिस इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। दूसरा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है कि इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात करते हैं, उनके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या है, हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स ओनली, ठीक है। वही बात जो अभी मैंने वही बोली थी, सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में वी रिकॉर्ड बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड करते हैं। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो केवल कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, और कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन में भी केवल गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, कैपिटल अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, करंट अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम करंट अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है बोरोइंग, कैपिटल अकाउंट में आता है FIIs, FDI, तो इसकी बात नहीं होती है। इसकी करंट अकाउंट्स के जो ट्रांजेक्शन है वो इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो करंट अकाउंट के रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक। चौथा जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हमेशा बैलेंस रहता है, ठीक है। इफ इट इज इफ ये जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है, अगर इसको शो किया जाए एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट शो करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हमेशा बैलेंस रहता है। करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो हमेशा जीरो आता है, ठीक है। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर में बात करें तो या तो ये पॉजिटिव होगा, या तो ये पॉजिटिव शो करेगा, या ये निगेटिव शो करेगा, और ये बैलेंस भी कभी कभार शो कर सकता है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर हो तो ये बैलेंस शो करेगा, ठीक है। तो दीज वेर द 4 डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर होगा लेक्चर 54 और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में ये 2 टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।